नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवीन सचान। चुनाव की इस बेला में आज अपने इस कार्यक्रम में समझेंगे कि राजनीति के मैदान में और खास तौर पर चुनावी रण जब होता है तो फिर फिल्मी या ग्लैमर के सितारे कितने उतरते हैं, उसके पीछे की वजह क्या होती है, राजनीति में उनकी जगह क्या है और राजनीतिक दल फिल्मी सितारों को अलग अलग इलाकों से मैदान में क्यों उतारते हैं, क्या उनकी ज़रूरत है या वाकई उन इलाकों की वोटर या जनता की मांग। और ये फिल्मी सितारे क्या वाकई राजनीति में सेवा के लिए आते हैं, लंबे समय तक रुकते हैं, या उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है और इस बार का ट्रेंड क्या कहता है। राजनीति पर बनी फिल्में भले ही पर्दे पर उतनी हिट न हो पाई हों, लेकिन फिल्मों के सितारे जब राजनीति में आते हैं तो अक्सर हिट ही होते हैं और राजनीतिक पार्टियों को यह फॉर्मूला पता है। बॉलीवुड के कई सितारे राजनीति में आए और संसद पहुंचे, लेकिन जिस तरह ये पर्दे पर लोगों का दिल जीत पाए, उसी तरह ये सभी सितारे जमीन पर लोगों की आशाओं पर खरे नहीं उतर पाए, ये जानते हुए भी कि पार्टियां इनके स्टार पावर को भुनाने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। ललक अभिनेता से नेता बनने की, ललक लोकप्रियता भुनाने की। चुनाव में उतरे सितारों से भीड़ खुद ब खुद खींची चली आती है और अगर ऐसे में उन्हें उम्मीदवार ही बना दिया जाए तो कहने ही क्या। सिल्वर स्क्रीन पर जलवा बिखेर चुकी बॉलीवुड अदाकारा उर्मिला मातोंडकर कांग्रेस का हाथ थाम चुकी हैं और पार्टी ने उन्हें उत्तर मुंबई सीट से उम्मीदवार भी बनाया है। उर्मिला का मुकाबला बीजेपी के गोपाल शेट्टी से होगा। शेट्टी इस सीट से मौजूदा सांसद भी हैं। जाने माने एक्टर और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर, इन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत समाजवादी पार्टी से की और 1999 और 2004 में उत्तर प्रदेश की आगरा सीट से संसद में चुने गए। 2009 में उन्होंने फिरोजाबाद से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीता। 2014 में राज बब्बर कांग्रेस की ओर से गाजियाबाद से चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। पार्टी ने इस बार उन्हें फतेहपुर सीकरी से उम्मीदवार बनाया है। जया प्रदा 1994 में टीडीपी से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने के बाद जया प्रदा ने बाद में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। 2 बार लोकसभा सांसद रहने के बाद जया ने 2014 में आरएलडी के टिकट पर बिजनौर सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाई। जया प्रदा ने हाल ही में बीजेपी का दामन थामा है और रामपुर सीट पर समाजवादी पार्टी के अपने पुराने सहयोगी आजम खान से मुकाबला कर रही हैं। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल कही जाने वाली हेमा मालिनी मथुरा से सांसद है। पहली बार 1999 में उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार रहे विनोद खन्ना के लिए चुनाव प्रचार किया था और 2014 में पूरी तरह से बीजेपी से जुड़ गईं। 2003 से 2009 तक हेमा मालिनी राज्यसभा सांसद भी रहीं। 2014 के आम चुनाव में हेमा मालिनी ने मथुरा से 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। पार्टी ने उन्हें इस बार मथुरा लोकसभा सीट से ही उम्मीदवार बनाया है। राजनीति में बॉलीवुड सितारों के आने का सिलसिला कोई नया नहीं है। देश की राजनीति में फिल्मी सितारों की चमक सालों से अपना जलवा बिखेरती रही है। उत्तर भारत में अमिताभ बच्चन, सुनील दत्त, विनोद खन्ना, राजेश खन्ना और गोविंदा सरीखे सितारे अपनी लोकप्रियता के सहारे राजनीति में उतरे। कुछ हीरो फिल्मों में तो हिट रहे, लेकिन राजनीति में कुछ कमाल नहीं कर पाए और राजनीति में रंग नहीं जमा पाने के चलते वो धीरे धीरे इससे दूर हो गए। लेकिन कुछ ने फिल्म इंडस्ट्री और राजनीति दोनों ही जगह अपने झंडे गाड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान स्टूडियो में आज मौजूद हैं। हमारे साथ प्रोफेसर सुनील के चौधरी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डीयू में आप हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ गणपत सुब्रमण्यम हैं, चीफ ऑफ ब्यूरो, पुथैया थलमरई से, स्वागत है। रोशन गौर हैं, ब्यूरो चीफ, राष्ट्रीय सहारा से। आप तीनों का बहुत स्वागत है। चौधरी साहब, शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। 60 का दशक मुझे याद पड़ता है जब पहली बार शायद कोई फिल्मी सितारा
तेलुगु फिल्मों के हीरो जो थे उसमें स्टार कास्ट में थे, वो चुनाव पर मैदान में उतरे थे। और उसके बाद 2019, लेकिन ट्रेंड तेजी के साथ बढ़ा भी, बीच में हालांकि एक बार कमजोर पड़ा। ये ट्रेंड कैसे दिखता है और इसके बढ़ने के पीछे वजह क्या है? देखिए 1967 में पहली बार तेलुगु स्टार कोंगैया जोगरा ने कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शन जीता। वो पहले तेलुगु स्टार थे जिन्होंने राजनीति में संभवतः अपनी सफलता हासिल की। 1967 वो पीरियड था जब कांग्रेस स्प्लिट के दौरान गुजर रही थी। 1969 में कांग्रेस की स्प्लिट हुई और दक्षिण भारत में कांग्रेस के विकल्प में बहुत सारे क्षेत्रीय दल, विशेषकर डीएमके, बाद में एआईडीएमके और वहाँ आंध्र में तेलुगु देशम पार्टी। तो फिल्म स्टार्स जहाँ जहाँ भी बहुत पॉपुलर थे उसमें दक्षिण भारत में इनकी प्रसिद्धि बहुत, उनकी लोकप्रियता बहुत थी। लेकिन इसकी शुरुआत इंडिविजुअल स्टार्स के रूप में नहीं हुई। इन सभी स्टार्स ने, चाहे वो एमजी रामाचंद्रन हो या फिर एनटी रामा राव हो या फिर जयललिता जी हो, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज का गठन किया। तो ये पॉपुलर स्टार्स राजनीतिक दलों के गठन के साथ जनता के पास एक विकल्प के रूप में आए और वो विकल्प में बहुत सफल रहे। अगर हम देखें तो 1970 के बाद डीएमके, एआईडीएमके और टीडीपी ये साउथ में बहुत ही लोकप्रिय दल रहे और आज तक इनका वर्चस्व बना रहा है। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस के विक्टर ने कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों को प्रेरित किया और इन क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस के विकल्प में लीड करने के लिए इन फिल्मी स्टारों ने, ये सभी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, स्क्रीन राइटर्स, एक्टर्स रही हैं, तो उन्होंने एक विकल्प की राजनीति शुरू की। 1980 के दशक के बाद अगर हम देखें, जब केंद्र में गठबंधन की राजनीति आई, वहाँ से बहुत सारे फिल्मी सितारे मुख्य राजनीतिक दलों के साथ जुड़ने लगे। अगर हम देखें तो इसकी शुरुआत, अगर कांग्रेस को हम देखें 80s में, तो कैसे सुनील दत्त जी या फिर संजय या फिर राजेश खन्ना जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी, ये सब 80s और 90s के दशक में आने शुरू हो गए। और 21वीं शताब्दी में हम देखें तो ये संख्या इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था विनेबिलिटी। ये जितने स्टार प्रचारक थे, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सफल रहे, इनकी बहुत मैसिव फैन फॉलोइंग रही, तो पॉलिटिकल पार्टीज को लगा, विशेषकर केंद्रीय दलों को लगा कि इनको हम लोग टिकट दे सकते हैं ताकि हमें वो सीट्स मिल सके। तो विनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहा और कोलिशन पॉलिटिक्स में एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण होती है। यही कारण था कि धीरे धीरे क्षेत्रीय दलों के साथ साथ केंद्रीय दल और केंद्रीय दलों के साथ साथ क्षेत्रीय दलों में भी, न केवल दक्षिण भारत में बल्कि उत्तरी भारत में भी इनकी भूमिका बढ़ने लगी। और इस वक्त हमारे साथ नवविक्रम है। नवविक्रम, हर बार हम चुनाव देखते हैं और संख्या जब देखें, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियां हो या क्षेत्रीय पार्टियां, टीवी के चेहरे, चाहे वो सिनेमा का पर्दा हो या फिर छोटा पर्दा, उनके चेहरे कई बार नजर आते हैं राजनीति के मैदान में। क्या वजह है? और इस बार अगर देखें उत्तर भारत के चुनावी रण को, तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे सितारे हैं जो कि पार्टियों की उसकी लिस्ट में है, विश लिस्ट में है, और इसमें क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं और राष्ट्रीय पार्टियां भी हैं। क्या वाकई वोटर एक आम प्रत्याशी और सिने प्रत्याशी में फर्क जानता है? उसके खिंचाव है, लगाव है उसको लेकर? बिल्कुल कविंद्र, अगर यहाँ मैं इस समय पंजाब में हूँ तो पंजाब की अगर बात करें तो यहाँ पर खास तौर पर एक लगाव रहा है जो बॉलीवुड के तरफ से आए हैं। आपने विनोद खन्ना काफी लंबे अरसे तक सांसद रहे बीजेपी के। अब इस बार की अगर बात करें तो कोशिश है राजनीतिक दलों की कि गुरदासपुर जो सीट है उससे धर्मेंद्र के बेटे जो सनी देओल हैं उन्हें उतारा जाए। तो इस राजनीतिक दल जानते हैं कि जनता एक ऐसे चेहरे को देखना चाहती है जिसे वो बार बार, जिसके बारे में जानती हो, को बार बार देखा जा चुका हो। और कहीं ना कहीं सियासी जो पार्टियां हैं उन्होंने ये कोशिश की है कि बॉलीवुड सितारे उनके चुनाव प्रचार में तो आते ही हैं, इसके साथ ही बॉलीवुड के सितारे एक तरह से जीत की गारंटी माने जाते हैं। यहाँ पंजाब की राजनीति हो या फिर देश की राजनीति हो, काफी हद तक उन्हें सफलता भी मिली है। हमने देखा था कि चाहे वो किरण खेल रही हो पिछले चुनाव में चंडीगढ़ से, उन्हें सफलता मिली थी, विनोद खन्ना को गुरदासपुर से सफलता मिली थी। ऐसे में एक लगता है कि गारंटी है जो जीत की गारंटी बॉलीवुड के चेहरों पर दिखती है। जी गोविंद। रोशन, जैसा कि हमारे संवाददाता भी कह रहे हैं, आपकी नज़र से अगर उत्तर भारत को मैं इस बार समझने की कोशिश करूं और पिछली बार से तुलना करें, ट्रेंड थोड़ा सा बढ़ता दिख रहा है और विनेबिलिटी जो है वो एक बड़ा फैक्टर है, या फिर ये कहा जाए कि क्रूशियल सीटों पर
ये चेहरे बिना किसी ज़्यादा दिक्कत या फिर मशक्क़त के जीत का फार्मूला तय कर देते हैं? देखिए, एक तो जैसे भी प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि जो सिनेमा है हमारा वो बहुत ही सशक्त माध्यम है, वो लोगों के दिलो दिमाग पर छाता है, और जो स्टारडम है, लोगों को जो हीरोज़म है, वो लोगों के दिमागों पे छाता है, इसलिए उसकी विनेबिलिटी जीतने की जो चांस है वो ज़्यादा हो जाते हैं। अगर हम 2014 की बात करें तो लगभग 10 लोग ऐसे थे जो लोकसभा में पहुँचे, और इस समय 2019 की हम बात करें तो अभी लगभग 3-4 टिकटें तो फाइनल हो चुकी हैं, और अभी शायद और होंगे। तो जो लक्ष्य है कि हम सीटें कैसे बढ़ाएं, जैसे पिछली बार टीएमसी ने 3 अपने जो बंगाली सिनेमा के 3 सितारे थे उनको उन्होंने टिकट दिया और वो तीनों जीत के आए। और बीजेपी ने जितने लोगों को भी दिया, चाहे परेश रावल हो, चाहे किरण खेर हो, चाहे हेमा मालिनी हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, वो सब जीत के आए। तो ये विनेबिलिटी होती है कि इनको अगर हम टिकट देंगे तो हमारा चुनाव जीतना तय हो जाता है, और उनके कारण आसपास की सीटों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। फिर जब वो चुनाव प्रचार में जाते हैं तो भी उनका असर पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जो लोगों के दिमाग पे जो एक सिनेमा के प्रति जो एक रुझान है, एक जो उनका असर छोड़ता है, वही पॉलिटिकल पार्टी भुनाती हैं, और फिर वो हमारे साथ आप देखें कि उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। गणपति, लेकिन उत्तर भारत में अगर खासकर इस रीजन की पहले मैं बात करूं, क्योंकि एक एक करके हम दक्षिण भारत की बात करेंगे और खासकर पश्चिम बंगाल के हम अलग से बातचीत करेंगे। उत्तर भारत में कई बार ये भी कहा गया या आरोप लगे कि फिल्मी सितारे कुछ महीने या कुछ दिनों के लिए आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। परफॉर्मेंस के लिहाज से एक राजनेता के तौर पर या एक सांसद के तौर पर उनका परफॉर्मेंस एक आम सांसद से कमज़ोर रहता है। ये क्या वाकई इसमें सच्चाई दिखती है, और किस तरीके का ट्रेंड है? या फिर कहा जाए कि कई ऐसे भी सांसद हुए जो फिल्मी सितारे पहले थे और उन्हें अच्छी तरीके से राजनीति की और लंबे अरसे तक टिके रहे? 2-3 एग्जाम्पल है कविन जी। एक तो धर्मेंद्र राजस्थान से सांसद रहे, और गोविंदा मुंबई से सांसद रहे, और अमिताभ बच्चन इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार। तो इन तीनों का राजनीति में तो एंट्री हुआ, इलेक्शन जीते, वो सब तो बहुत अच्छी तरीके से हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्या इनके परफॉर्मेंस क्या थी, लोकसभा में इन्होंने क्या किया और अपना कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या किया, तो कंस्ट्रक्टिव रोल क्या रही, तो इन सब चीज़ें देखेंगे। गोविंदा कैसे गायब हुए पता ही नहीं, चले गए, क्योंकि वो जब आए थे, राम नायक इतना सीनियर लीडर उनको हरा के आए थे, तो फिर उसके बाद गोविंदा कब गायब हुए पता ही नहीं लगा। जैसे अमिताभ बच्चन है, तो उनको तो पॉलिटिक्स से ही इतना जो है एलर्जी हो गया कि दूर रहते हैं। हिज वाइफ ऑफ कोर्स जया बच्चन वाज आल्सो पार्लियामेंटेरियन, शी कंटिन्यूड, बट इस तरह का जो इन लोगों का जो परफॉर्मेंस है, तो कुछ लोगों का ठीक है, एंड दे कंटिन्यू आल्सो कि राजनीति में जम जाते हैं और काम करते हैं, लगातार हार जीत जो भी होगा वो सामना करते हैं। पर कुछ लोग कुछ ही दिनों बाद गायब हो जाते हैं। तो वो इंडिविजुअल पर्सनालिटी के ऊपर है। जब इन लोगों का कॉमन फैक्टर है स्टार पावर। स्टार पावर मतलब पब्लिक आता है, उम्मीद करता है, वोट देता है, अनडिसाइडेड जो वोटर होगा, जो कमिटेड नहीं है इस पार्टी का या उस पार्टी का, वैसा वाला जो है वो एक जाना माना नाम देखता है, स्टार है, पॉपुलर है, वो वोट दे देता है, क्रिकेट स्टार हो या कोई फिल्म स्टार हो। लेकिन बाद में पता लगता है कि उसमें से कितने लोग परफॉर्मिंग है, कितने लोग नॉन परफॉर्मिंग है। और एक कोइंसिडेंस है, एक समय में एक साथ काम किया था अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जया बच्चन, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा, खास करके इन लोगों के साथ में, और ये राज बब्बर वगैरह भी थे उस टाइम में, सारे एमपी बन गए, लेकिन सबका परफॉर्मेंस अलग अलग है। तो परेश रावल अभी से इलेक्शन इस बार लड़ने का वो इंटरेस्ट ही नहीं है उनका। तो इस तरह का जो होता है, मेरे ख्याल से सक्सेस रेट 30-40% ही है, उस बाकी तो कुछ दिन बाद वो अट्रैक्शन छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन रोशन, ये क्या बेईमानी नहीं होगा कहना कि जब हम बाकी सांसदों की बात करते हैं उनकी परफॉर्मेंस भी करीब करीब सिमिलर नहीं होती, एक समान नहीं दिखती। कुछ सांसद अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ अगली बार मैदान पर नहीं आना चाहते हैं या ओझल हो जाते हैं। कुछ यही हाल हमारे फिल्मी सितारों का भी जो राजनीति में आते हैं, फिर हम उन्हें उनकी आलोचना या उनके ऊपर हम उंगलियां क्यों उठाते हैं? देखिए, जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग आते हैं, मुझे एक डायलॉग याद है शत्रुघ्न सिन्हा का। शत्रुघ्न सिन्हा से जब पूछा गया था कि आप इतने बड़े स्टार हैं, पॉलिटिक्स में क्यों आना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि जो फिल्म है वो ग्लैमर है, लेकिन राजनीति अल्टीमेट ग्लैमर है। क्यों? राजनीति, सत्ता का सुख, शक्ति राजनीति में ही है। तो
तो कुछ जो राजनेता सिनेमा के ग्लैमर को छोड़े राजनीति में आते हैं, वो ईमानदारी से काम करते हैं। उसके उदाहरण हैं हमारे सुनील दत्त। सुनील दत्त को स्पोर्ट्स मिनिस्टर बहुत अच्छा माना जाता है। उनके राज में जो खेल मंत्रालय में काम हुआ, शायद उसके बाद अभी हुआ होगा। तो कुछ लोगों ने काम किया। हेमा मालिनी के बारे में कहते हैं कि वो अपने क्षेत्रों में लगी रहती है। विनोद खन्ना ने भी अपने क्षेत्र में काम किया। लेकिन जैसे धर्मेंद्र का एग्जाम्पल दिया गया, हमारे गोविंदा का, तो ये लोग, इनको सिनेमा वहाँ बैठना, लोकसभा में बैठना, इनको गवारा नहीं कि हम इतने लोगों के बीच कैसे बैठे, हम तो स्टार हैं। तो वो जो इनके दिलो दिमाग में स्टारडम छाया होता है, उससे ये लोग बाहर नहीं आ पाते। जैसे क्रिकेटर आए, सचिन तेंदुलकर आए, रेखा आई जैसे, तो ये हाउस में ही नहीं बैठते थे, क्योंकि इनको लगता था कि हमारे आसपास कैसे लोग बैठे हुए हैं। हम जो बाहर से जरूर दिखता है कि ये लोकसभा है, राज्यसभा है, लेकिन जब वो अंदर आते हैं तो लगते हैं कि ये लोग भी सामान्य हैं, तो उनको वहाँ आना मुश्किल है, उनको अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो लोग बिल्कुल तसल्ली से आते हैं, जैसे कि साउथ में डीएमके के लीडर आए या एआईडीएमके के लीडर आए, तो उन्होंने राजनीति को अपना कैरियर बनाया और वो बहुत ही सक्सेस हुए। तो नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा ये दिक्कत है कि जो राजनीति में लोग आते हैं, वो राजनीति को कैरियर बनाने के तौर पे कम लोग आते हैं। जैसे विनोद खन्ना आए तो उन्होंने राजनीति में काम किया, सुनील दत्त आए, उन्होंने राजनीति में काम किया, पर ऐसे कम लोग आए जिन्होंने राजनीति को अपना कैरियर बना के आए। जैसे परेश रावल के बारे में हम कह रहे हैं, उन्होंने पहले कह दिया कि हम इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे ही किरण खेर के बारे में भी कहा जा रहा है शायद वो लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी। तो ये जो है कि हम कैरियर क्यों बनाना चाहते हैं राजनीति में, क्या हम अल्टीमेट जो ग्लैमर जो शत्रुघ्न सिन्हा ने बोला, क्या वाकई उसी ग्लैमर के लिए आ रहे हैं, या सिर्फ हम एक स्टारडम था, हमें राजनीति किसी दल ने, हमारे मित्र ने कहा, जैसे कि राजीव गांधी ने कहा था अमिताभ बच्चन को कि आप आइए, उसमें हमें ज़रूरत है। और साउथ में उन्होंने बैजंती माला को चुनाव लड़ाया था, तो दोनों जीत गए, तो उन्होंने बड़े बड़े लीडरों को हराया था। तो एक स्टारडम का यूज़ किया, आपने एक बड़े लीडर को ध्वस्त किया और फिर आप वापस अपने फिल्म इंडस्ट्री में चले गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कैरियर चुना और वो लोग सक्सेस रहे। सुनील जी, अगर हम चुनाव के इतिहास को देखें उठाकर, और ख़ास उत्तर भारत में सिर्फ मैं देखूं, जो राजनीति में सितारे आए, इनके लिए यहाँ की ज़मीन कितनी उपजाऊ रही है, और उपजाऊ रहने के बाद क्या आबो हवा उनको पसंद आई या वापस लौटना पड़ा, उसके अलग अलग कारण थे? देखिए, वैसे तो उसमें कोई एक समानता, एक रूपता दिखती नहीं है, चाहे वो, मैं विशेषकर उत्तर भारत की बात करना चाहूँगा। उत्तर भारत में जो हिंदी फिल्म्स की जो फॉलोइंग है, वो 80 के दशक में, 90 के दशक में बहुत अच्छी रही है। अब दूसरी बात है कि अब टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ अब लोग सिनेमा हॉल में नहीं जाते हैं, लोग घर बैठ के ही मूवी देख लेते हैं। लेकिन अगर आप देखें, विशेषकर 80 का जो दशक था और 90 का जो दशक था, उसमें हिंदी मूवीज़ और हिंदी के जो भी स्टार्स थे, चाहे वो विनोद खन्ना रहें, राजेश खन्ना रहें, अमिताभ बच्चन रहें, इन लोगों की फॉलोइंग बहुत अच्छी रही। और ये वो पीरियड भी था जब पॉलिटिकल पार्टीज़ को लगा, विशेषकर उत्तर प्रदेश में हम देखें तो समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी ऐसे क्षेत्र दल के रूप में उभर रहे थे और वो एक विकल्प की राजनीति दे रहे थे। तो आपने देखा, समाजवादी पार्टी ने शुरुआत की अमिताभ बच्चन जी के साथ, लेकिन फिर जय बच्चन को दिया, फिर वो जयप्रदा को लेकर आए, फिर राज बब्बर भी पहले समाजवादी पार्टी से थे, फिर कांग्रेस पार्टी से आए। तो ये जो शिफ्टिंग स्टैंड्स है स्टार्स के और पार्टीज़ के, ये मुझे लगता है कि अक्रॉस बोर्ड रहा है। मतलब इसमें ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस में ऐसा रहा या बीजेपी में ऐसा रहा या क्षेत्र दलों में ऐसा, किसी एक पार्टी के साथ नहीं रहा। लेकिन हाँ, एक बात जो ज़रूर 21वीं शताब्दी के आने से शुरू, विशेषकर अगर हम 2014 के चुनाव को देखें, तो जितनी भी टिकट्स अब दोबारा से फिल्म स्टार्स को मिल रही हैं, उन्हीं फिल्म स्टार्स को मिल रही हैं। अगर आप हेमा मालिनी जी को देखें कि कैसे उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इतनी विजिट्स की उन 5 वर्ष के पीरियड में, जो शायद बहुत कम लोगों ने की है, तो इसलिए परफॉर्मेंस ने उनको दोबारा टिकट देने के लिए स्वयं से योग्य ठहराया। और राजनीतिक दलों को भी लग रहा है, उनकी केंद्रीय परिषद को, कि अगर हमें टिकट उन्हीं लोगों को देना चाहिए जो काम भी कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं और एक स्टार बने हुए हैं। तो अब ये कहना कि केवल एक बार इलेक्शंस में जैसे गोविंदा जी आए और फिर गायब हो गए, ये जरूर अच्छी बात है कि जैसे तृणमूल कांग्रेस को अगर हम देखें या फिर कांग्रेस को देखें, बहुत स्टार प्लेयर्स वहाँ खड़े की जो बहुत क्रिटिकल और टैक्टिकल सीट्स थी, इसलिए वहाँ राम नायक को गोविंदा जी ने हराया। और यहाँ मुनमुन सेन ने, जब इलेक्शंस हुआ था, टीएमसी की टिकट पर वो खड़ी हुई थी, तो उन्होंने भी कांग्रेस के बहुत स्ट्रॉन्ग, सीपीएम के बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को हराया। तो जहाँ टैक्टिकल सीट्स होती हैं, वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को भी लगता है कि हम एक चांस ले सकते हैं। और वन को में ज़रूर होता है कि जब भी कोई पहले स्टार इलेक्शन में आता है तो उसकी फॉलोइंग इतनी अच्छी, तो उसका एक्सेप्टेंस लेजिटिमाइज हो जाता है। पहले इलेक्शंस में जब वो हरा देते हैं प्रतिद्वंदी पार्टीज़ को, जो बहुत स्ट्रांग पॉलिटिशियंस होते हैं,
अगर वो अच्छे काम करते चले जाते तो पार्टीज दोबारा से उनको उतारती है, लेकिन परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि अब बहुत महत्वपूर्ण है। बिना परफॉर्मेंस के पार्टीज, अब चाहे वो स्टार्स हों या नहीं, उनको टिकट नहीं मिल सकती है। चलो तो यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, लेकिन ब्रेक के बाद बात फिल्मी सितारों की होगी, लेकिन इलाका दूसरा होगा। बात होगी पश्चिम बंगाल की, जहाँ पर पिछली बार भी यानी कि 2014 और 2019 अगर इस बार के चुनाव को देखें, जो अब तक नाम सामने आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि इकलौता राज्य होगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा सितारों को तरजीह राजनीतिक पार्टियां देने जा रही हैं। समझेंगे ऐसा क्यों है, क्या वहां का इतिहास है और इसके रिस्क फैक्टर क्या कहें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज बात हो रही है राजनीति में फिल्मी सितारों की, उनके प्रदर्शन की और राजनीतिक दल उन्हें मैदान में लाने के बाद क्या उम्मीद करते हैं और जनता क्या सोचती है। और अब बात पश्चिम बंगाल की। इसे शुरुआत से भारत के बुद्धिजीवियों का गढ़ माना जाता रहा। कहा जाता है कि यहाँ विचारधाराओं की लड़ाई होती है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों से यहाँ पर पर्दे के सितारे राजनीतिक जमीन पर उतरते हैं और लड़ाई के मैदान में कहूँ कि सीधे तौर पर आमने सामने होते हैं। बांग्ला फिल्मों के कई कलाकार अब बॉक्स ऑफिस की चिंता छोड़ बैलेट बॉक्स की चिंता कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विपक्षी दलों की चुनौतियों से निपटने के लिए ममता बनर्जी ने 2014 की तरह ही इस बार भी फिल्मी सितारों का सहारा लिया है। टीएमसी ने अपने 8 पुराने सांसदों का पत्ता साफ करते हुए बांग्ला फिल्मों की 2 मशहूर अभिनेत्रियों समेत 5 फिल्मी हस्तियों को मैदान में उतारा है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जिन 2 अभिनेत्रियों को टिकट दिया गया है, उनमें से एक है मिमी चक्रवर्ती, जो कोलकाता की प्रतिष्ठित जादवपुर सीट से चुनाव लड़ेंगी। जादवपुर वही लोकसभा सीट है जहां से कभी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चैटर्जी और खुद ममता बनर्जी भी चुनाव लड़ चुकी हैं। दूसरी है बांग्ला सिनेमा की मशहूर अदाकारा नुसरत जहां, जो पहली बार राजनीति में कदम रखने जा रही हैं। नुसरत टीएमसी के टिकट पर उत्तर 24 परगना जिले में बशीरहाट सीट से चुनाव लड़ रही हैं। इनके अलावा मौजूदा सांसद दीपक अधिकारी, शताब्दी रॉय और मुनमुन सेन भी एक बार फिर टीएमसी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। 2014 में भी टीएमसी ने 5 सितारों को चुनाव मैदान में उतारा था और सभी ने अपनी अपनी सीटों पर जीत हासिल की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और हमारे साथ कोलकाता से अखिलेश सुमन जुड़ रहे हैं। अखिलेश, पिछली बार 5 फिल्मी सितारे बंगाल की राजनीति में आए मैदान में और सबने जीत हासिल की, और इस बार अब तक जो आंकड़ा है, जो नाम सामने आए हैं, करीब 9 उम्मीदवार हैं फिल्मी सितारे जो कि उस बैकग्राउंड से आते हैं और राजनीति में इस बार दांव मार हैं। कुछ हालांकि रिपीट हो रहे हैं पिछली बार की तरह। कितनी अधिक उपजाऊ दिखती है वहां की जमीन, और ये संख्या जो बढ़ रही है, वजह क्या है? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। गणपति, पश्चिम बंगाल मैं कहूं कि अपने आप में अगर स्टेट के तौर पर देखें, सबसे ज्यादा संख्या यहां पर दिखती है पिछली बार भी फिल्मी सितारों की, और इस बार ऐसा लगता है कि नए रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं। क्यों ज्यादा लगाव है मतदाताओं को फिल्मी सितारों से? इस बार बंगाल में कांटे का टक्कर है कि भाजपा कोशिश कर रहा है कि वहाँ से अपना सीट बढ़ाएं, बाकी जगह पे जो कम होगा उसको थोड़ा सा कॉम्पनसेट करना है, कहीं ना कहीं से तो अपना खाता बढ़ाना है। तो बंगाल में ज़्यादा सीट लाने की पूरा एकदम ताकत लगा रहे हैं। अब बार बार देखते हैं कि अमित शाह जी का, नरेंद्र मोदी जी का वहाँ रैलियाँ होती रहती है। बहुत बड़ा ममता बनर्जी से पर्सनल टक्कर भी है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए टीएमसी अपना स्टार पावर को मैक्सिमम यूज़ करना चाहता है कि अगर जितने भी कंपटीशन हो स्टार पावर से तो अपना विनेबिलिटी कैंडिडेट का बढ़ाया जाए, तो वो कोशिश लग रही है। लेकिन ये देखना पड़ेगा इनको कि भाई मिथुन चक्रवर्ती को भी तो पार्लियामेंटेरियन बनाया, बाद में क्या हुआ, तो इन सब चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। टेम्पररी इलेक्शन जीतना एक साइड में है, लेकिन बाद में जो है उसको काम को बरकरार रखना और पब्लिक को जो है वो आश्वासन दिलाना कि भाई हम काम करेंगे आपको, वो दूसरी बात है। तो ये टेम्पररी मेशर है कि ये अब स्टार्स को उतार रहे हैं, पर लेकिन ये कितना सक्सेसफुल होगा ये तो आगे पता चलेगा। आप कहेंगे टेम्पररी एक ये कदम मान सकते हैं। अखिलेश, अगर आपको आवाज़ मिल रही हो, किस तरीके से देखते हैं पश्चिम बंगाल में फिल्मी या टीवी के सितारों का मैदान में उतरना, और राजनीति में पिछली बार ये संख्या 5 थी, इस बार ऐसा लगता है कि एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं? बिल्कुल कविंद्र, जो मैं पता कर रहा हूं और जो मुझे बातें पता चल रही हैं
उसके लिहाज से जो यहाँ स्टार पावर उतारे गए हैं, उसका एक कारण तो यह है कि ममता बनर्जी के खिलाफ जो थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, उस एंटी इनकम्बेंसी को दूर करना। और दूसरा यह भी है कि ये बताते हैं कि जब हम एक्टर्स को उतारते हैं, एक्ट्रेसेस को उतारते हैं, तो कम से कम 5 से 6% वोटों का इजाफा होता है। जो नॉर्मल जो स्ट्रेंथ है उनके पार्टी का, उस स्ट्रेंथ में 5 से 6% वोटों का इजाफा होता है। और इसके अलावा अगल बगल के जो क्षेत्र हैं, क्योंकि अगल बगल के क्षेत्रों में भी उसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए जो आम सभाएं होती हैं, वो आम सभाओं में भी जो भीड़ बढ़ती है, वो भीड़ काफी बढ़ती है, तो पार्टी की अपील होती है। और एक तीसरा कारण जो यह बताया जा रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि पश्चिम बंगाल में खास तौर पे जो ममता बनर्जी की रणनीति यह है कि समाज के सभी तबकों का प्रतिनिधित्व कराएं। और चूंकि कला और संस्कृति पश्चिम बंगाल में काफी अहम हिस्सा माना जाता है पश्चिम बंगाल के समाज का, इसलिए उस लिहाज से भी पश्चिम बंगाल के समाज को प्रभावित करने के लिए बड़ी संख्या में कलाकारों को दिया जाता है, जिसमें कि न सिर्फ एक्ट्रेस बल्कि सिंगर्स को भी दिया गया है। और पिछले समय भी आपको याद होगा कि बहुत फेमस सिंगर थे, उनको बहुत रेडिकल भी माना जाता था, कबीर सुमन को दिया गया था। और कबीर सुमन के चलते पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के वोटों में काफी इजाफा हुआ था। तो ये जो 3-4 कारण हैं, इन 3-4 कारणों से ममता बनर्जी की रणनीति आ रही है कि जो इस बार थोड़ी सी बढ़ाए हैं, इसलिए कि पार्टी के बेस में जो थोड़ा बहुत क्षरण हुआ है, वो क्षरण इन लोगों के आने से थोड़ा कम हो जाएगा। और एक खासतौर पे मुनमुन सेन के इलाके में परिवर्तन किया गया बांकुरा में। आज सुबह मेरी बात हुई मुनमुन सेन से, वो थोड़ी परेशान भी थी, आसनसोल से उन्हें टिकट दिया गया है, उनके नाराजगी भी थी। उनका कहना था कि बांकुरा में हमने काम किया और हमको आसनसोल से टिकट दिया गया। फिर मैंने जब पार्टी के लोगों से पता चला तो पार्टी के लोगों का यह कहना था कि बांकुरा में तो उन्होंने पिछली बार बड़ी हस्ती जो सीपीएम के थे वासुदेव आचार्य को हराया था, लेकिन इस बार इतना संभव नहीं होगा क्योंकि उन्होंने चुनाव क्षेत्र में उतना समय नहीं दिया था, लोग उनकी अनुपस्थिति लेकिन अखिलेश रेखांकित कर रहे थे, बार बार बोल रहे थे, इसलिए आसन दिया गया है। अखिलेश जहां की बीजेपी के उम्मीदवार हैं जो क्योंकि बंगाल में एक उनके खिलाफ दिया गया है। जी, मैं इसी पॉइंट पर आ रहा था कि क्योंकि आमतौर पर हमने देखा उत्तर भारत में कि फिल्मी सितारों को कोई पार्टी किसी बड़े नेता या उन इलाकों पर उतार रही जहां पर राजनीतिक हस्तियां मैदान में हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल मुझे लगता है कि शायद इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर आमने सामने फिल्मी हस्तियां ही कई सीटों पर दिख रही हैं। क्या पुरानी परफॉर्मेंस या उन्होंने क्या काम किया ये मतदाता के जहन में है, या फिर महज केवल जो अट्रैक्शन है रुपहले पर्दे का वही सब कुछ दारोमदार है? नहीं, निश्चित तौर पे रुपाले पर्दे का आकर्षण होता है कविंद्र। मैंने जो बातें की तो खासतौर के जो युवा मतदाता हैं, युवा मतदाताओं को यह थोड़ा सा अच्छा लगता है जब स्टार्स आते हैं, और स्टार्स आते हैं तो उनके आने से थोड़ा सा वो आकर्षित होते हैं। तो इसलिए पश्चिम बंगाल में चूंकि कलाकार नए सीटों पे भी जाते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि पिछली बार वासुदेव आचार्य जैसे बहुत ही नामी गिरामी हस्ती जो 9 बार लोकसभा के सदस्य रहे थे सीपीएम के, उनके खिलाफ खड़ा किया था 2014 के चुनाव में, और उन्होंने वासुदेव आचार्य को हरा दिया था बांकुरा से। तो ये दोनों चीजें होती हैं। एक चीज तो यह होती है कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति थोड़ी अलग है, इसलिए स्टार का और कला संस्कृति से जुड़े लोगों का एक अपना आकर्षण, स्वाभाविक आकर्षण है, और लोग यह महसूस करते हैं कि उन्हें महत्व दिया जा रहा है। और दूसरा यह भी होता है कि कई बार कलाकार के खिलाफ कलाकार को खड़ा करके, जैसे बाबुल सुप्रिय के खिलाफ है, इस बार आसनसोल से मुनमुन सेन को खड़ा किया जा रहा है, तो बाबुल सुप्रिय के कलाकार का जो प्रभाव है उसको काटने के लिए भी ममता बनर्जी दांव खेल रही है। अखिलेश, मैं आपके पास लौटूंगा, आप रहिएगा हमारे साथ में। जिस तरीके से हम देख रहे हैं चौधरी साहब, पश्चिम बंगाल क्योंकि सबसे अलग यहाँ पर दिखता है राजनीतिक ज़मीन में फिल्मी सितारों की ज़्यादा, मैं कहूँ कि अगर फसल की बात करें तो क्या वजह है? क्या ममता बनर्जी के लिए पिछली बार ये फार्मूला हिट रहा था इसलिए संख्या बढ़ा दी गई है, या फिर कुछ और वजह है पश्चिम बंगाल में अगर फिल्मी सितारों को राजनीति में देखें तो? देखिए, मैं इसको 3 प्रकार से देख सकते हैं। एक तो ये है कि पिछले इन 5 वर्षों में तृणमूल कांग्रेस के विकल्प के रूप में भाजपा ने अपनी संगठनात्मक शक्ति को बढ़ाया है। तो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि भाजपा उसके उस डोमिनेंस को, वर्चस्व को कहीं ना कहीं धक्का पहुंचा सकती है। तो इसलिए हर सीट
बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको हम देखें कि सेकंड अगर हम फोकस करते हैं तो अर्बन सेंटर्स वो सेंटर्स हैं जहां पे तृणमूल कांग्रेस को लग रहा है कि वो उनके एंटी इनकम्बेंसी से उनके जो पार्लियामेंटेरियंस जो कैंडिडेट्स खड़े हुए थे वो चुनाव हार सकते हैं। उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि भाजपा और मोदी वेव ने इस बार बहुत ज़्यादा फोकस उन राज्यों में किया है पूर्वी भारत में, चाहे वो उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है या फिर वो नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य हैं। तो बीजेपी की संगठनात्मक शक्ति ने कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस को वेस्ट बंगाल में थोड़ा परेशान किया है, ऐसा हमें लगता है। तो ये कारण है कि इसलिए उन्होंने वो फिल्मी सितारों को खड़ा किया है। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि अन्य राजनीतिक दलों ने एस्टैब्लिश स्टार्स को राजनीति में उतारा है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने एक मिक्स काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन दिखाया है कि ओल्ड स्टार्स के रूप में मनमोहन सेन को फिर दोबारा से उतारा है, लेकिन जो यंगस्टर्स जितने भी हैं जो अभी अभी फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं लेकिन उनकी भी अच्छी फॉलोइंग है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि अपनी एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने इन यंग प्लेयर्स को उतारा है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा तीसरी बात कि जो मतदाता है, विशेषकर जो अर्बन वोटर्स हैं, वो इस वक्त बहुत समझदारी से वोट कर रहा है। 2014 के बाद जितने भी इलेक्शंस हुए हैं नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में, सदर्न स्टेट्स में हुए हैं, चाहे वो लोकल बॉडीज़ में हुए हैं, एक्सेप्ट इन रूरल सेक्टर, अर्बन सेंटर्स में जो चुनाव हुए हैं उसमें मतदाताओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये जो स्टारडम है ये फर्स्ट गो में अच्छा अपील तो करता है, बट ये कैसे वोट में कन्वर्ट कर पाएगा ये कहना इस वक्त बहुत मुश्किल लग रहा है। अखिलेश, ये बिल्कुल अहम सवाल है कि जब हम ये कहते हैं और कई दशकों से सुनते आए हैं कि पश्चिम बंगाल बुद्धिजीवियों का गढ़ है और वहां पर अगर फिल्मी सितारे मैदान में आए, और जैसा कि चौधरी साहब कह रहे हैं कि किस तरीके से अट्रैक्शन हो सकता है, रैलियों में लोग आ सकते हैं लेकिन वोटर वोट के तौर पर उनके साथ खड़ा होगा, इसे कैसे माना जाए? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कविंद्र की जो यहाँ पे फिल्मी सितारों का उपयोग है वो 2 कारणों से किया जा रहा है। एक तो यह कारण है कि पश्चिम बंगाल जैसे कला और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण जगह है और एक तरह से कला और संस्कृति के मामले में इसे भारत की राजधानी भी कहा जाता रहा है, तो पश्चिम बंगाल के लोग स्वाभाविक तौर पे कलाकारों के साथ जुड़ते हैं, उनके मन में एक आकर्षण भी होता है, अगर उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है तो थोड़ी सी उनके खुशी हुई होती है। दूसरा यह कारण है कि जो क्षरण होता है वोटों का पार्टी के अंदर, जो क्षरण की थोड़ी सी संभावना होती है, आशंका होती है, उस क्षरण को रोकने के लिए भी कलाकारों का उपयोग किया जाता है। और तीसरा एक बड़ा कारण यह भी होता है कि पार्टी के अंदर जब एक लंबे समय तक आप सत्ता में होते हैं तो पार्टी के अंदर भी थोड़ी सी टकराहट शुरू हो जाती है, सुगबुगाहट शुरू हो जाती है कैंडिडेट को लेकर, और ऐसी जगहों पे कलाकार को उतार दिया जाता है ताकि सबके मुंह बंद कर दिया जाए। एक न्यूट्रल आदमी जो पार्टी के बाहर का आदमी है वो आ गया और कलाकार है और पार्टी का उस पर समर्थन प्राप्त है, तो ऐसी स्थिति में सारे जो इंटरनल ग्रुप्स होते हैं वो इंटरनल ग्रुप्स न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और फिर पार्टी उनको समर्थन करने लगती है। तो ये 3 कारण हैं जिसका उपयोग ममता बनर्जी कर रही हैं। लेकिन आपको बताऊं कि एक समय लेफ्ट फ्रंट ने भी 2 कलाकारों को उतारा था 90 के दशक में, लेकिन विधानसभा के चुनाव में। लेकिन उनकी खासियत ये थी कि वो लेफ्ट फ्रंट के सांस्कृतिक मंच से जुड़े हुए थे और पार्टी के एक्टिविस्ट थे, तो इस कारण से उतारा था। लेकिन ममता बनर्जी की जो रणनीति है कि पार्टी के बाहर के लोगों को उतारे, नए चेहरे को उतारे, ताकि उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी समाज में नहीं हो, वो पार्टी के बाहर की एक ताकत के रूप में आए और पार्टी के साथ जुड़ करके पार्टी के वोटों में थोड़ा सा इजाफा करे। तो ये 4 कारण हैं जिसके कारण ममता बनर्जी ने रणनीति लगाई है कि बड़ी संख्या में कलाकारों को उतारा है और उसके अलावा इस बार बड़ी संख्या में महिलाओं को भी उन्होंने 40% के करीब महिलाओं को उतारा है। और इसका कारण यही है कि वो नए मतदाताओं को 2 नए गेम आप कह रहे हैं कि नए दांव इस बार हैं पश्चिम बंगाल में। एक, महिलाओं की संख्या ज्यादा है कैंडिडेट के तौर पर, दूसरी फिल्मी कलाकार और उसमें भी युवा कलाकार। शुक्रिया अखिलेश आपका वहां से हमें ताज़ा बिट देने के लिए। रोशन साहब, लेकिन पश्चिम बंगाल में जब बात होती है कि कैडर बेस्ड वहां पर चुनाव होते रहे, राजनीतिक दलों की अपनी एक विचारधारा है, ऐसे में फिल्मी सितारे अचानक किसी पार्टी के टिकट पर आते हैं तो फिर विचारधारा, उनका कैडर, उनका संगठन, उनका जुड़ाव, ये कहाँ खड़ा हो जाता है? ये सब कुछ हाशिए पर है, सिर्फ विनेबिलिटी फैक्टर। देखिए, जो पश्चिम बंगाल है उसका अपना एक गौरवशाली इतिहास है और वहाँ पे 35 सालों तक वामपंथियों की सरकार थी, तो वहाँ पे एक विचारधारा थी। उस विचारधारा से लगभग सभी जीवन के अनेक क्षेत्रों के लोग जुड़े हुए थे। जैसे अभी अखिलेश कह रहे थे कि जो सांस्कृतिक क्षेत्र के लोग थे, तो जो फिल्मों के लोग हैं, जो साहित्यकार हैं, जो लेखक हैं, वो भी कमोवेश वामपंथियों से जुड़े हुए थे।
तो जब ममता बनर्जी का उद्भव हुआ तो उन्होंने वामपंथियों से टकराव लिया, उनका जो झगड़ा हुआ, उनका जो संघर्ष चला, उस संघर्ष के वहाँ पे वामपंथियों की सत्ता ममता बनर्जी को चलेगी। अब ममता को लगता है कि जो सांस्कृतिक क्षेत्र के लोग हैं वो वामपंथ से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो उनकी काट के लिए सांस्कृतिक क्षेत्र के ही, फिल्म क्षेत्र के ही लोगों को ले रही हैं। लेकिन आपको यहाँ देखना होगा कि जिस समय बीजेपी ने टिकट दिए पिछले 2014 के चुनाव में, उन्होंने बाबुल सुप्रियो को टिकट दिया, उन्होंने बप्पी लाहिरी को टिकट दिया, कुमार सानू को बीजेपी में लिया, टिकट नहीं दिया था पर उनको भी फिल्म में लिया था। उसका कारण यही था कि जो लोग चेहरे चर्चित हैं, जिनको लोग देखते हैं, उनका वहाँ पे प्रभाव पड़े और उसका प्रभाव भी हुआ। बाबुल सुप्रियो वहाँ पे चुनाव जीते और यहाँ पे जो मुनमुन सेन का टिकट बदला गया है, बाबुल सुप्रियो की से उनको मुकाबला कराया गया कि यही कि एक आदमी इनका जीत रहा है, शायद वो अगर मुनमुन सेन से हार जाए तो एक सीट बीजेपी की कम हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे दो कारण है। एक तो जो सांस्कृतिक वामपंथियों की पकड़ है वहाँ पे, उसको कम करने के लिए एक ममता बनर्जी अपना ही सांस्कृतिक क्षेत्र खड़ा कर रही है, और दूसरा जो बीजेपी चाह रहे थे, क्योंकि अभी वहाँ पे वामपंथी थोड़ा सा कमज़ोर पड़े हैं, वहाँ पे भाजपा और तृणमूल के बीच में ही मुख्य तौर पे वहाँ पे लड़ाई है। तो भाजपा का असर को कम करने के लिए उन्होंने बहुत सारे फिल्मी सितारों को लिया है, तो फिल्मी सितारों को इन्होंने भी बराबरी टक्कर देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिया है, और नए नए लोगों को, जैसे जहाँ को उन्होंने टुकड़ दिया, मिमी चक्रवर्ती को दिया, जो वहाँ की बड़ी पॉपुलर हो रही है, और वहाँ के बहुत सारे सांसद और एमएलए ऐसे जो बीजेपी में गए भी, अनुपम हाजरा भी बीजेपी में गए हैं, करीबन 300 जो बड़े लीडर थे तृणमूल के, वो बीजेपी में गए। तो मुझे लगता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दे रही है कि बीजेपी के प्रभाव को कम करने के लिए, और ऐसा होता भी है, इसका असर होता है, इसका असर होता भी है, और असर शायद हमें दिखेगा भी। लेकिन जिस तरीके से नंबर्स आ रहे हैं, और हर पार्टी में, पश्चिम बंगाल में अगर कहा जाए कि ये सभी फिल्मी सितारे अगर एक साथ खड़े हो जाएं तो पार्टी का गठन जरूर कर सकते हैं, कम से कम आधी सीटों पर चुनाव मैदान में लड़ सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार बात दक्षिण भारत की होगी, और दक्षिण भारत फिल्मी सितारों के लिहाज से बहुत अहम रहा है। कई राज्यों में यहाँ पर फिल्म जगत से आए सितारों ने राजनीति में बड़ा नाम रोशन किया, काम के लिहाज से यानी कि परफॉर्मेंस के लिहाज से, और कई दशकों तक उन्होंने राजनीति के मैदान में धुरंधर राजनीति के दलों और नेताओं को हाशिए पर रखा। समझेंगे वहां का गणित। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भारत भाग्य विधाता, और आज बात कर रहे हैं हम राजनीति के मैदान में फिल्मी सितारों की, उनके इतिहास की, परफॉर्मेंस की और उनकी ज़रूरत की। और बात दक्षिण भारत की। दक्षिण की राजनीति और फिल्मों के बीच अगर संबंध कहें तो बहुत पुराने हैं। ये उतने ही पुराने हैं जितना हमारा चुनावी इतिहास। अन्नादुराई से लेकर एमजीआर, जयललिता से लेकर वैजयंतीमाला, और अब लोग रजनीकांत और कमल हसन की ओर आस लगाए देखते हैं। यहाँ के ज़्यादातर सितारों ने राजनीति को भी चकाचौंध किया है। फिल्मी सितारों का राजनीति में आने का सिलसिला दरअसल दक्षिण से ही शुरू हुआ, और यहाँ उन्होंने पर्दे पर ही नहीं बल्कि राजनीतिक मैदान में भी अपनी ताकतवर मौजूदगी दर्ज कराई। इस कड़ी में सबसे अग्रणी थे CN अन्नादुराई, जो एक कुशल राजनेता के साथ साथ एक मशहूर तमिल लेखक भी थे। उन्होंने कई नाटक लिखे, जिनमें से कुछ पर बाद में फिल्में बनी। अन्नादुराई पहले ऐसे द्रविड़ नेता थे जिन्होंने तमिल सिनेमा का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार के लिए किया। MG रामचंद्रन ने लोगों के बीच MGR के नाम से पहचान बनाई। रामचंद्रन तमिल फिल्म जगत के बेहद लोकप्रिय चेहरा थे और उन्होंने राजनीति में जबरदस्त मुकाम हासिल किया। कांग्रेस पार्टी से राजनीति का आगाज करने वाले MG रामचंद्रन 1953 में DMK में शामिल हो गए। 1977 के चुनाव में उनकी पार्टी ने राज्य की 234 में से 144 सीटें जीती। इसके बाद MG रामचंद्रन मुख्यमंत्री बने और लगातार 1987 तक, जब तक वो जिंदा रहे, राज्य के मुख्यमंत्री बने रहे। 1963 में एपिसल नाम की इंग्लिश फिल्म से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली जयललिता ने जितनी सफलता फिल्मों में हासिल की, उतनी ही सफल वो राजनीति में भी हुई। जयललिता को राजनीति में लाने वाले MG रामचंद्रन ही थे। जयललिता ने 1982 में सियासी पारी का आगाज किया। 1987 में जब MG रामचंद्रन का निधन हुआ तो पार्टी दो हिस्सों में बट गई। एक की कमान जयललिता के हाथ में थी तो दूसरी की कमान MG रामचंद्रन की पत्नी और सिनेमा की अभिनेत्री जानकी के हाथ में थी।
1989 में जयललिता ने 29 सीटें जीती और विपक्ष की नेता बनी। 1991 में वो मुख्यमंत्री बनी और इसके बाद कई बार इस पदभार को संभाला। तमिलनाडु की राजनीति की एक और जानी मानी शख्सियत एम करुणानिधि, जो तमिल फिल्मों और नाटकों के लेखक थे। उन्होंने 1969 में पहली बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की और 5 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। 60 साल के राजनीतिक जीवन में उन्होंने हर चुनाव जीता। 2004 के लोकसभा चुनाव में करुणानिधि तमिलनाडु और पुडुचेरी के डीएमके के नेतृत्व वाली डीपीए का नेतृत्व किया और लोकसभा की सभी 40 सीटों पर जीत हासिल की। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में भी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ने कई राजनीतिक चेहरे दिए। इनमें प्रमुख थे एनटी रामाराव। आंध्र प्रदेश में एनटीआर के नाम से मशहूर तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक एनटी रामाराव ने दक्षिण की राजनीति में बड़ा मकाम हासिल किया। राजनीति में आने से पहले एनटीआर ने फिल्मों में बतौर अभिनेता और निर्देशक काम किया। वो 7 साल तक मुख्यमंत्री रहे। तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी ने 2008 में अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, जिसका नाम प्रजा राज्यम पार्टी रखा। क्षेत्रीय दल के रूप में चिरंजीवी के पार्टी की बेहतरीन शुरुआत रही और 2009 के विधानसभा चुनाव में प्रजा राज्य पार्टी को 18 सीटों पर जीत मिली। चिरंजीवी भी तिरुपति से जीते। दक्षिण भारत की राजनीति में हाल ही में एंट्री हुई है 2 जाने माने चेहरों की। तमिल फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड में अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाले सुपरस्टार रजनीकांत और सुपरस्टार कमल हासन की। दिसंबर 2017 में रजनीकांत ने अपनी पार्टी रजनी मंदिरम का ऐलान किया था और साफ कर दिया था कि उनका लक्ष्य तमिलनाडु विधानसभा चुनाव है। वहीं कमल हासन ने फरवरी 2018 में मक्कल निधि मय्यम पार्टी की स्थापना की थी। तब से लेकर अभी तक कमल हासन अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ कई मंचों पर नजर आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गणपति, अगर दक्षिण की बात करें तो ऐसा लगता है कि राजनीति के धुरंधर वही हैं जो फिल्म के धुरंधर हुआ करते थे। ऐसा क्यों? तो तमिलनाडु का कहानी थोड़ा सा अलग हो गया था शुरू से ही। बिना पॉलिटिक्स की मूवी नहीं है, बिना मूवीज की पॉलिटिक्स नहीं है, ऐसा जुड़ गया। जैसे पॉलिटिकल नेता ही जो है वो फिल्म स्टार रहे, स्क्रिप्ट राइटर रहे, ऐसा, और उसके बाद जो है मूवीज से जो आए वही फिर पॉलिटिक्स में भी एकदम शाइन करने लगे। और मूवीज भी पॉलिटिकल मूवीज बनती थी, उसमें मैसेज था सोशल रिफॉर्म्स का, सेक्युलरिज्म्स का, एंटी कास्टिज्म का, तो इस तरह का तमिल प्राइड का। तो उन्होंने क्या ऐसा मूवीज़ को ऐसा मैसेंजर बना दिया, कैरियर बना दिया पॉलिटिकल मैसेजेस, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेजेस का। तो इसका असर जो है वो डीएमके के टाइम से पड़ने लगा कि और कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। 50 साल हो गया कांग्रेस जो है वापस अभी भी मतलब सपना में भी सोच भी नहीं सकता कि तमिलनाडु में पावर में आए, क्योंकि ये द्रविड़न पार्टीज़ का जो है पूरा फ़ायदा हो गया ये मूवीज़ की वजह से जो बिल्डअप हुआ है। जयललिता को 5 बार चीफ मिनिस्टर बनाए। तो जयललिता ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिकल फैमिली से नहीं आई थी, तो मूवी स्टार थी, वेरी सिंपल फैमिली, बट पॉपुलर फिल्म स्टार होने के बाद पॉलिटिक्स में आकर के फुल टाइम प्रोफेशनल पॉलिटिशियन, उसके बाद वो मूवीज़ की तरफ मोड़ के भी नहीं देखा है कि फुल टाइम पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिक्स कमिटेड, जितना भी मुश्किल हो सामना करो, संघर्ष करो, लड़ते रहो। और सेम एमजी रामचंद्रन के साथ भी उन्होंने भी मूवीज़ छोड़ दिया था, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन पॉलिटिक्स में था। इसी वजह से वो लोग काफ़ी सक्सेसफुल रहे। लेकिन अभी जो बाद में बहुत लोग आए, विजयकांत आए, शरद कुमार आए, वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुए क्योंकि इतना उनका फोकस और कंसंट्रेशन नहीं था। और इन लोगों का पार्टी भी जो है इन सेंटर्ड अराउंड द लीडर, जैसा एमजी रामचंद्रन जब तक थे वो पूरा पार्टी का नेता भी वही है, चीफ मिनिस्टर भी वही, सब कुछ वही है। जैसा ही जयललिता के साथ भी करुणानिधि का भी है, पर करुणानिधि वॉज नॉट एन एक्टर, ही वॉज अ स्क्रिप्ट राइटर। मतलब मूवीज़ के साथ में काफ़ी मतलब उनका भी जोड़ था अच्छा, तो मूवी जगत का बहुत सारे लोग उनको भी सपोर्ट किए। और एनटी रामाराव का जो क्रेज़ था को वो पूरा एकदम वोट में कन्वर्ट हो गया, जैसा जयललिता है, जैसा एमजी रामचंद्रन है। तो ये लोग पूरा एकदम सक्सेसफुल रहे। बाद में जो चिरंजीवी का एग्जाम्पल हमने देखा इतना सक्सेसफुल नहीं है। अभी कमल हासन और रजनीकांत का सक्सेस देखा हमने। रजनीकांत से बड़ा कलेक्शन करने वाला बड़ा मूवी स्टार तो है नहीं, लेकिन वो अभी तक पॉलिटिक्स में आए नहीं, अभी भी इलेक्शन में उनका कैंडिडेट्स नहीं खड़े हो रहे हैं। कमल हासन का कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं उनका, बट लेकिन विनेबिलिटी इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, इतना नहीं है। अभी भी जो पार्टी जयललिता ने बना के छोड़ा है तो 2014 में आउट ऑफ 39 सीट्स 37 जीत गया। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो
मूवीज छोड़ दिया, पूरा फुल टाइम पॉलिटिशियन, मतलब फुल टाइम पॉलिटिशियन। तो वो कारण था उनका सक्सेस का। रोशन, क्योंकि दक्षिण में देखें तो 60 के दशक से ही मैं कहूँ फिल्मी सितारे या फिल्म जगत से जुड़े लोग, चाहे वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हो या लेखक हों, उनका एक तरीके से कब्जा मैं कहूँ राजनीति के रण पर रहा है। लेकिन अब हाल के कुछ वर्षों में देखें, चिरंजीवी या कमल हसन या फिर जिस तरीके से वहाँ पर बयार है, उस तरीके से नज़र नहीं आ रही है। क्या वाकई इसमें सही है और इसके फैक्टर क्या हैं? ये हवा उतनी मजबूत क्यों नहीं दिखती जो पहले फिल्मी सितारों या फिल्म जगत से जुड़े लोगों के पक्ष में दिखती थी? देखिए, पहले अब 1944 में जब प्रजापति पार्टी थी, वहाँ से 1944 में जाके डीएमके बनी और अन्ना दुरई ने शुरुआत की। तो अन्ना दुरई खुद फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। फिर करुणानिधि ने, जब वो डीएमके में एक बिखरा हुआ 49 में, तो फिर करुणानिधि ने टेक ओवर किया। और उस 67 में जब वो सीएम बन गए थे, और उसके बाद फिर एमजीआर के और उनके बीच में फिर झगड़ा हुआ 72 में, फिर एमजीआर ने छोड़ दिया। तो डीएमके और एमजीआर के, एआईएडीएमके, दो धाराएं साथ साथ चली। 77 के बाद फिर एमजीआर सत्ता में आए। तो बेसिकली इन लोगों ने अपने आप को विकल्प के तौर पे खड़ा किया। इन्होंने संघर्ष किया, पार्टी खड़ी की, लोगों का जो इनका स्टारडम था उसको इन्होंने भुनाया, और जयललिता तक वो मामला चला। लेकिन अब जयललिता के बाद देखिए कि एआईएडीएमके में टूट पड़ी हुई है, 2 फाड़ उसमें हो गए। डीएमके में जब करुणानिधि की जब डेथ हुई तो उनके बेटे स्टालिन और उसके परिवार का जो झगड़ा है, तो स्टालिन का देखते हैं कि इस बार जादू कितना चलता है। तो जो संघर्ष वाली बात थी वो अभी चिरंजीवी में हमने नहीं देखी। इधर अगर हम बात करें तो यहाँ चिरंजीवी में नहीं देखी। उधर हम जो कमल हासन की बात कर रहे हैं, तो कमल हासन ने बोल तो जरूर दिया है, एक पॉलिटिकल पार्टी जरूर बना दी है, लेकिन जो एक संघर्ष करना चाहिए था उनको, जो अपना फॉलोअर है उनका, जो पार्टी खड़ी करनी चाहिए थी, जो अपने कार्यकर्ता बनाने चाहिए थे, वो बात उनमें नहीं दिख रही। वही बात अभी रजनीकांत में भी है। तो रजनीकांत चाहते हैं कि जो उनका स्टारडम है, जो वो स्टार हैं, वो स्टार, उनका जो फॉलोअर है वही उनका कार्यकर्ता बने। तो शायद मुझे लगता है कि यहाँ वो कमी दिख रही है। जो अपना एक क्राउड खड़ा करना चाहिए था, एक पार्टी खड़ी करनी चाहिए थी, वो इन दोनों में हम उसकी कमी देख रहे हैं। जो हमने एमजीआर में देखी, जो हमने करुणानिधि में देखी, जो जयललिता तक देखी, वो इन दोनों में हम कमी देख रहे हैं। और अभी लोकसभा के चुनाव के जो परिणाम आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एक ज़माने में डीएमके ने स्वीप किया था, फिर 2014 में एआईएडीएमके ने स्वीप किया था, शायद इस बार 50-50 का हम अंदाज़ा लगा रहे हैं। और उसमें कमल हासन और रजनीकांत की कहीं पोजीशन शायद ना हो। रजनीकांत तो हालांकि चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी नहीं लड़ी, लेकिन कमल हासन ने जो कुछ जगह अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, शायद वो हमें नहीं दिखे अभी, क्योंकि वो संघर्ष जो दिखना चाहिए वो नहीं दिखे। दूसरी बात, मुझे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जाने का मौका मिला। वहाँ के लोगों की मैंने एक चीज़ देखी कि वो रियल जीवन में भी, वास्तविक जीवन में अपने आप को हीरो की तरह ही लेते हैं। वो अपना व्यवहार ऐसे करते हैं कि हम खुद हीरो हैं। तो वो जो जीवन में उन्होंने अपने आप को ढाल दिया कि हम भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो शायद इसके कारण वो फिल्मी लोगों को अपने नज़दीक पाते हैं। जो राजनीतिक लोग हैं उनसे ज़्यादा वो फिल्मी लोगों को अपने नज़दीक पाते हैं, और इसलिए वो उन लोगों को वोट देते हैं। पर यहाँ मुझे लगता है कि जो जयललिता के बाद जो एक गैप बना हुआ है, या करुणानिधि के बाद जो गैप बना हुआ है, उसकी जो भरपाई कर सकते थे कमल हासन और रजनीकांत, वो नहीं कर पाए। वो नहीं। और जो तमिलनाडु, जो आंध्र प्रदेश में एनटीआर के बाद जो जगह खाली हुई है, वो किसी ने नहीं भरा है। चिरंजीवी से हम लोग उम्मीद कर रहे थे, पर उन्होंने भी एक बार मंत्री बन के फिर छुट्टी कर दी उन्होंने। सुनील जी, दक्षिण में खासतौर पर अगर बात करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखता है कि 50 के बाद से ही राजनीति में ज़्यादातर वही लोग सक्सेसफुल रहे जो कि फिल्म जगत या नाटक या पर्दे से जुड़े रहे थे। ज़मीनी स्तर पर क्या राजनीतिक पार्टियां, उनके नेता संघर्ष से कतराते या कमज़ोर दिखते थे, इसलिए उनकी जगह इन लोगों ने ले ली? और आज के दौर में क्या वो ट्रेंड बरकरार है, कुछ बदलता दिख रहा है? देखिए, दक्षिण भारत में जो सिनेमा का और राजनीति का जो संबंध है वो बहुत गहरा रहा है, और ये संबंध बहुत गहराया भी रहा है। इसका कारण ये है कि अगर हम 70 के दशक से देखें तो जैसे ही एमजीआर या फिर एनटी रामाराव आंध्र में, एमजीआर इधर, और करुणानिधि, तीनों बहुत बड़े स्टार्स रहे हैं दक्षिण भारत में। तो इस स्टारडम में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये 2 ऐसे बड़े राज्य रहे हैं जहाँ पे क्षेत्रीय दलों की भूमिका एक विकल्प में रूप में, कांग्रेस के विकल्प में रूप में बहुत महत्वपूर्ण रही है। तो इसका जो दक्षिण भारत, उत्तर भारत या पूर्वी भारत का जो अंतर है वो इसमें ज़्यादा परिलक्षित होता है कि यहाँ पे जितने भी स्टार्स आए हैं उन्होंने राजनीतिक दलों का गठन किया है।
तो वो राजनीतिक दलों के गठन के सर्वे सर्वा के रूप में उभर कर आए हैं, लीड किया। इसलिए अगर हम देखें, चाहे डीएमके रहा तो एम करुणानिधि के रूप में रहा, तो वो एक बहुत बड़ा एक लेजेंड के रूप में डीएमके को करुणानिधि ने लीड किया, एक नेतृत्व दिया। उसी प्रकार से अगर हम जी रामाचंद्रन को देखें या फिर सुश्री जयललिता जी को देखें, तो इन दोनों के नेतृत्व में एआईडीएमके ने भी क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये लेजेंड्स के रूप में रहे, और राजनीति में जब भी कोई हीरो वॉरशिप जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विशेषकर दक्षिण भारत में, जहाँ का जो वोटर है वो इमोशनली बड़ा कनेक्ट होता है अपने लीडर से, अपने हीरोज़ के साथ। दूसरी अगर महत्वपूर्ण बात देखें कि जो एक बहुत बड़ा अंतर जो हमें दक्षिण भारत में दिखता है, जो और कहीं नहीं दिखता है, वो ये है कि 1989 के बाद गठबंधन की राजनीति में क्षेत्रीय दलों की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण होती रही है। और उसमें जो दक्षिण भारत के जो क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो डीएमके है, एआईडीएमके या फिर तेलुगु देशम पार्टी है, इन तीनों दलों ने 1989 के बाद से लेकर अब तक गठबंधन की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम उस पीरियड को भी याद कर सकते हैं कैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के एनडीए की सरकार में एआईडीएमके के उस इम्पॉर्टेंट नोट ने सरकार को गिरा दिया। तो ये जो महत्वपूर्ण भूमिका है, इसने भी कहीं ना कहीं उस सिनेमा को, मीडिया को, राजनीति के संबंध को और सुदृढ़ किया है। अब देखना यह है कि एआईडीएमके और डीएमके के जो स्टार कैंपेनर्स थे, स्टार लीडर्स थे, वो इस समय नहीं हैं। तो जो विकल्प की राजनीति सिनेमा के द्वारा, चाहे वो रजनीकांत के द्वारा आई है या चिरंजीवी के द्वारा आई है या फिर कमल हासन के द्वारा आई है, ये कैसे उस अंतर को या उस सूनेपन को एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर सकती, नहीं कर सकती, और कैसे भाजपा या अन्य राजनीतिक दल इस बदलते परिवेश में अपने संगठनात्मक शक्ति से इन सीटों पर अपनी भूमिका निभा सकते, क्योंकि साउथ में भाजपा के लिए इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण होगा कुछ सीटों को निकाल पाना। गणपति, एक आखिरी कमेंट, क्योंकि जब हम फिल्मी सितारों की बात करते हैं राजनीति में तो टाइम पास या टेम्परेरी फेज के तौर पर बात करते हैं, लेकिन जब दक्षिण को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि फुल टाइम वहाँ पर फिल्मी सितारे या फिल्म से जुड़े लोग हैं, राजनेता पार्ट टाइम के लिए वहाँ पर आते हैं, कुछ दिन के लिए आते हैं, उसके बाद साइड लाइन हो जाते हैं। ये ट्रेंड क्या पूरे देश में आपको लग रहा है कि दिखेगा? जिस तरीके से संख्या बढ़ती जा रही है, पश्चिम बंगाल में संख्या बढ़ गई है, कुछ और राज्यों में फिल्मी सितारे आ रहे हैं कि फुल टाइम की तरफ बढ़ रहे हैं वो लोग? नहीं, ऐसा नहीं है कि सारा जो फिल्म स्टार जो आए आंध्रा में या तमिलनाडु में मूवीज़ में सारे ही सक्सेसफुल हो गए। तो शिवाजी गणेशन थे, सेविलियर अवार्ड वगैरह जीते, बहुत बड़ा स्टार थे, तो लेकिन वो पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल नहीं हुए, राजनीति में नहीं हो पाया। जैसे अभी भी जो है वो प्रजा राज्यम के बाद जो है वो पवन कल्याण वगैरह का पार्टी भी आंध्रा में फील्ड में है अब, लेकिन इतना सक्सेस नहीं है। तो ये क्या है कि शुरू का वो ताकत वो दे सकता है, इमोशनल कनेक्ट दे सकता है पब्लिक के साथ, लेकिन उसके बाद आप कैसे उसको कन्वर्ट करके आप फिल्म स्टार से आप पूरा पॉलिटिशियन बन के आप बैठेंगे, नेता बन के बैठेंगे। जैसे जयललिता ने अगर एक चीज़ बोला तो लाखों लोग खड़े हो जाएंगे, भीड़ इकट्ठा हो जाएगा। एमजीआर को अगर तबीयत खराब हो गया तो हॉस्पिटल में लोग रो रहे हैं, सब मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं। वो जो कनेक्ट है वो मिलेगा, लेकिन आप उसको कंसोलिडेट करने के लिए आपको फुल टाइम पॉलिटिशियन की तरह काम करना पड़ेगा और पब्लिक के लिए सारा अच्छे स्कीम्स लाने पड़ेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेदहम चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।